कास को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, तो कास को ट्रीट करने के बाद कैल्शियम क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बट स्टिल किस चीज का लेवल रहेगा, पीटीएच का लेवल ज्यादा। इसको टर्शियरी हाइपरपैराथायराइडिज्म कहते हैं। यहां पे लेके नेक्स्ट इज टर्शियरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। टर्शियरी हाइपरपैराथायराइडिज्म, टर्शियरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। तो इसके नीचे इसका जनाब सेंटेंस लेके इट इज ड्यू टू prolonged untreated and resistant secondary hyperparathyroidism, which leading to abrupt rise in PTH. When cause is removed, हाँ जी, जब काज रिमूव किया जाए सेकेंडरी में तो कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम विल बी इंक्रीजेस, द कैल्शियम राइजेस, लेकिन स्टिल पीटीएच इतना बड़ा होगा कि वो भी कुछ वक्त के लिए क्या होगा, ज्यादा होगा, एंड पीटीएच रिमेन हाई, पीटीएच रिमेन, क्योंकि उसको लो होने में टाइम इसलिए लगेगा, द रीजन इज के सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म के अंदर पीटीएच वाज सडनली ऑटोनोमसली वेरी हाई एब्रप्टली। तो अगर हम काज को फिर रिमूव करें भी तो कैल्शियम तो काज रिमूवल के बाद बढ़ जाएगी, लेकिन स्टिल पीटीएच क्या रहेगी, हाई रहेगी, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगी। ऐसे कंडीशन को हम टर्शियरी हाइपरपैराथायराइडिज्म, तो टर्शियरी हाइपरपैराथायराइडिज्म एज ए रिजल्ट ऑफ विच कंडीशन, सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। ये हाइपरपैराथायराइडिज्म सेकेंडरी का मोस्ट क्या है, रिजल्ट है, अनट्रीटेड या रेजिस्टेंट केसेस के अंदर सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म में होता है। नेक्स्ट इसके अंदर एक और टेबल बनाते हैं, वो टेबल भी इंपॉर्टेंट है। इन सब हाइपरपैराथायराइडिज्म की हमने अब देखे, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, देखे हमने क्या करना है इसमें। आप एग्जाम के अंदर जब आप लोगों को क्वेश्चन आएगा तो आपसे कहा गया कि हाइपरपैराथायराइडिज्म है, उस बंदे का कैल्शियम स्टेटस क्या होना चाहिए, कैल्शियम स्टेटस, और इस बंदे का जनाब पीटीएच स्टेटस क्या होना चाहिए। ऐसा करे, इस साइड पहले लिखे पीटीएच ताकि इजी हो जाए, यहाँ पे पीटीएच लिखे और यहाँ पे कैल्शियम लिखे, पीटीएच एंड कैल्शियम। हाँ जी, पीटीएच किस में बड़ा होगा, इन तीनों में से। पीटीएच इज रेज्ड इन एवरीवन, जब हाइपरपैराथायराइडिज्म हो चाहे कोई भी हो, वेरी गुड, सब में पीटीएच क्या होगा, वो रेज होगा, इंक्रीज। क्लियर है। इसका वजह या इसकी रीजन कहाँ पे है, पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर अपना है। तो पैराथायराइड ग्लैंड की इशू में अगर पीटीएच बढ़ जाए तो वो तो कैल्शियम बढ़ाएगा ना। तो प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म में पीटीएच भी ज्यादा तो कैल्शियम भी ज्यादा होगा। अब इधर देखें, सेकेंडरी में मोस्ट कॉमन काज क्या है, रीनल फेलियर है। तो रीनल फेलियर में पीटीएच तो बढ़ेगा लेकिन कैल्शियम नहीं बढ़ेगा, तो कैल्शियम विल हाई और लो, इसमें कैल्शियम लो रहता है। क्लियर है। लेकिन एक वक्त आएगा कि पीटीएच बहुत बढ़ेगा और जब हम काज को रिमूव करेंगे तो कैल्शियम क्या होना शुरू करेगा, राइस, और स्टिल पीटीएच क्या होगा, ज्यादा। तो ये कौन सा है, टर्शियरी। अब इधर देखें, प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म और टर्शियरी हाइपरपैराथायराइडिज्म, इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसी है, एक जैसी है, सेम। हाउ यू विल डिफरेंशिएट दिस टर्शियरी हाइपरपैराथायराइड पेशेंट विल बी अननोन केस ऑफ रीनल फेलियर बिफोर। इसको पहले क्या होगा, रीनल फेलियर, वो पहले किस में जा चुका होगा, सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद उसकी लैब अगर इस तरह गई तो फिर ये किस में चला गया है, टर्शियरी में, लेकिन इसको रीनल फेलियर नहीं होगा। इसका वजह क्या होगा, पैराथायराइड एडिनोमा होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द हिस्ट्री you will differentiate that either it is primary case of hyperparathyroidism or secondary case of hyperparathyroidism. Clear है। another question लेकिन a chronic renal failure patient, इसके नीचे लिखे केस, a chronic या a known case of
renal failure patient was died autopsy was done which will be shows hypertrophy of which gland। हाँ जी, एनीवन। पेशेंट को रीनल फेलियर था, उस रीनल फेलियर से पेशेंट की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। उसकी ऑटोप्सी पे किस ग्लैंड की साइज हमें बड़ी ज्यादा मिलेगी, हाइड्रोफाइड। अब रीनल फेलियर पेशेंट था, उसमें कैल्शियम क्या थे, कम। उस लो कैल्शियम ने जाकर ज्यादा देर तक बार बार किस ग्लैंड को स्टिमुलेट किया था, पैराथायराइड। और पैराथायराइड ग्लैंड ने पीटीएच ज्यादा रिलीज किया था, इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज पीटीएच वो कैल्शियम लेवल को इंक्रीज नहीं कर सके। सेकेंडरी की बात हो रही है, ठीक है। अब जितना कैल्शियम कम होता जाए तो उतना चीफ सेल की नंबर क्या हो गई, बढ़ गई, ताकि वो मैक्सिमम क्या रिलीज करे, पीटीएच। तो चीफ सेल हाइपरप्लेजिया हुआ था, और जितना चीफ सेल ज्यादा होंगे उतना ओवरऑल पैराथायराइड ग्लैंड की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब भी रीनल फेलियर पेशेंट मर जाए और ऑटोप्सी पे किसी ग्लैंड की हाइपरट्रोफी पूछी जाए, आंसर विल बी पैराथायराइड ग्लैंड। क्लियर है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर इज पैराथायराइड ग्लैंड। ये इसलिए कि सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के अंदर ड्यू टू इन कंपनसेटरी मैकेनिज्म पीटीएच रिलीज ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा देर तक वो रिलीज होता गया उतना ग्लैंड की फंक्शन बढ़ गई होगी। और जब ग्लैंड की फंक्शन बढ़ जाए तो चीफ सेल नंबर बढ़ेगा, चीफ सेल हाइपरप्लेजिया की वजह से ओवरऑल ग्लैंड का साइज क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। क्लियर है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फॉर एग्जांपल इस तरह आ जाए कि 50 ईयर ओल्ड फीमेल है, देखिए ये भी क्वेश्चन है सीपीएसक्यू वालों का, वन लाइन है बट मीनिंगफुल है। अ 50 ईयर ओल्ड फीमेल 50 years old female having fracture of या neck of femur fracture, lab shows इंक्रीज कैल्शियम, वो या वैल्यू देंगे 15 मिलीग्राम, 16 लेकिन 10 से ज्यादा। डायग्नोज क्या है इसकी, हाँ जी, कैल्शियम ज्यादा है। विच हार्मोन इंक्रीज द कैल्शियम, पीटीएच। और जब पीटीएच ज्यादा कैल्शियम बढ़ाए तो वो बोन से कैल्शियम ज्यादा लेंगे, तो ओल्डर फीमेल के अंदर स्पेशली पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो व्हेन देयर इज older female or older male leading to femur neck fracture or any fracture in the body pathologically with raised calcium, case of primary hyperparathyroidism, या आप सिंपल लिखेंगे that is hyperparathyroidism। तो पैराथायराइड ग्लैंड इसकी लेवल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर ये एमसीक्यूज इस तरह आ जाए कि इस पेशेंट के अंदर विच हार्मोन इज सस्पेक्टेड टू बी वेरी हाई, आंसर विल बी पीटीएच हार्मोन। क्लियर है? ये इसके क्वेश्चन आप लोगों को इस एंगल से वो पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट इसके नीचे लिखिए नोट, पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड, पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड को पीटीआरपी कहते हैं। पीटीएच आरपी स्टैंड फॉर रिलेटेड पेप्टाइड इज एक्टोपिकली, पीटीएच इज स्टीरॉयड हार्मोन के पेप्टाइड हार्मोन। ये पेप्टाइड है, अभी बताया कि ये कितने अमीनो एसिड से बना होता है, 84। ये पेप्टाइड है, तो ये पेप्टाइड रिलेटेड है, मतलब ये जो पेप्टाइड बनता है ये किस जैसा होता है, पीटीएच, इसलिए इसको हम पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड इज एक्टोपिकली प्रोड्यूस in which condition anyone। इसका क्वेश्चन इस तरह आता है, सारे सुन ले, सीपीएसपी वाले इसका क्वेश्चन ऐसे बताते हैं।
पेशेंट है जनाब, वो 20-25 साल से हेवी क्रोनिक क्या है, स्मोकर है। फिर उसको जनाब बाद में वेट लॉस की शिकायत हुई और उसको हीमोप्टाइसिस, व्हाट इज हीमोप्टाइसिस, ब्लड इन द स्प्यूटम, ये चीज़ आना शुरू हो गई। बाद में उसको कॉन्स्टिपेशन, रीनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, रीनल पेन, साइकिक मूड, डिप्रेशन, ये किस चीज़ की सिम्टम है, हाइपरकैल्सीमिया की सिम्टम। तो हाइपरकैल्सीमिया मीन कि पीटीएच बढ़ गया होगा। तो ऐसा हिस्ट्री जिसमें लंग के अंदर कोई इशू हो विद क्रोनिक स्मोकिंग, साथ में हाइपर पैराथायराइडिज्म की हिस्ट्री हो, तो इसका मतलब कि लंग के अंदर कोई ऐसा कैंसर है जिसमें कोई ऐसी चीज पैदा हो रही है जो किस जैसा काम करता है, पीटीएच, उसको पीटीएचआरपी कहते हैं, एंड दैट इज स्क्वामस सेल कार्सिनोम ऑफ द लंग्स, एससीसी। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एससीसी, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग squamous cell carcinoma of the lung is highly associated with what? Answer is smoking history। ये स्मोकिंग के साथ बहुत लाइकली एसोसिएटेड है। और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की हिस्टोलॉजी में क्या आता है, केराटिन पॉल, KERATIN। ऑन हिस्टोलॉजी देयर विल बी केराटिन पॉल, मोतिया, जिस तरह केराटिन ये प्रोटीन है उसकी जो मोती होती है केराटिन, इधर देखिए केराटिन पॉल। Whenever a cancer in the lung is suspected, characterized by keratin pall, think about which cancer? Squamous cell carcinoma। और इसके अंदर पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड बनते हैं। दो चीजें याद रखें, एंडोक्राइन पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम इसको कहते हैं। इधर देखें, ऐसा कौन सा कैंसर है लंग्स के अंदर जिसमें एक्टोपिक एसीटीएच प्रोड्यूस होता है, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। एक्टोपिक एसीटीएच और एक्टोपिक एडीएच ये दोनों किस में बनते हैं, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। लेकिन पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड किस में बनता है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में। क्लियर है? तो ये जनाब इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन थे। अनदर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग दिस एरिया, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के इंशाल्लाह यहाँ से कवर हो जाएंगे। इसमें लिखे अ पेशेंट underwent total thyroidectomy later after few days presented with muscular spasm and lab shows decrease calcium in blood. What is the cause? हाँ जी, what is the cause? देखे, पेशेंट है उसने टोटल थायराइडेक्टोमी की है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। टोटल थायराइडेक्टोमी के बाद पेशेंट को स्पाज्म हुआ है, टेटनी। और टेटनी तब होती है व्हेन देयर इज इंक्रीज कैल्शियम और डिक्रीज कैल्शियम। डिक्रीज कैल्शियम कैन कॉज टेटनी, सीवियर स्पाज्म ऑफ द मसल। जब कैल्शियम कम हो जाए तो डीपोलराइजेशन ब्रेन में आसानी से होगी और न्यूरोनल एक्टिविटी बढ़ेगी, इट विल क्रिएट स्पाज्म ऑन द मसल। तो टोटल थायराइडेक्टोमी के बाद कैल्शियम का लो होना, इट्स मीन कि थायराइड के पीछे क्या होते हैं, पैराथायराइड। तो एक्सीडेंटली गलती से कभी कभार थायराइड रिमूवल के साथ हम किसको रिमूव करते हैं, तो इसको कहते हैं पोस्ट सर्जिकल रिमूवल ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। हो सकती है कि नहीं? तो जब भी थायराइडेक्टोमी के बाद कोई पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया में आ जाए तो कैल्शियम लो क्यों है, क्योंकि पीटीएच नहीं होगा, और पीटीएच इसलिए नहीं है कि हमने गलती से किसको रिमूव किया है, पैराथायराइड। तो इसको लिखते हैं पोस्ट सर्जिकल हाइपोपैराथायराइडिज्म। इसको कह सकते हैं कि नहीं, किस बंदे में पैराथायराइड एक्टिविटी क्या हो चुकी है, कम, ड्यू टू एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। तो अगर गलती से हम पैराथायराइड ग्लैंड को रिमूव करें तो फिर कैल्शियम कम होगा, बट देयर विल बी नो पीटीएच एंड द कंडीशन विल बी हाइपोपैराथायराइडिज्म। तो हाइपोपैराथायराइडिज्म में ये क्वेश्चन याद रखे, नंबर 1 के हाइपोपैराथायराइडिज्म, इसकी काज लिखे, व्हाट आर द काजेस, के डिफरेंट काजेस ऑफ हाइपोपैराथायराइडिज्म। नंबर 1 इज accidental removal during what,
थायराइडेक्टोमी। अगर कोई बंदा थायराइडेक्टोमी करता है और उसमें हम एक्सीडेंटली ग्लैंड को रिमूव करें, द पेशेंट विल डेवलप हाइपोपैराथायराइडिज्म। वैसे पैराथायराइड ग्लैंड एम्ब्रियोलॉजिकली कहाँ से बनते हैं? थर्ड एंड फोर्थ पेरेंजियल पाउच। इन द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर वी डिस्कस के एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड इज द एंडोडर्मल लेयर ऑफ थर्ड एंड फोर्थ पेरेंजियल पाउच। तो ऐसा कंडीशन बताए कंजेनिटली जिसमें थर्ड और फोर्थ पाउच नहीं बन सकता और उसकी वजह से पैराथायराइड ग्लैंड भी नहीं बनेंगे। आंसर इज डाइजॉर सिंड्रोम। ये नाम सुना है ना? सो डिजार सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? देयर इज फेलियर ऑफ थर्ड एंड फोर्थ पेरेंजियल पाउच। अगर वो पाउचेज नहीं बनेगी तो पैराथायराइड ग्लैंड भी नहीं बनेगी। तो हाइपोपैराथायराइडिज्म होगा कि नहीं? तो देयर इज डिजार सिंड्रोम। डिजार सिंड्रोम में याद रखे अ कंडीशन in which there is failure of third and fourth pharyngeal pouch to develop। इसमें थर्ड और फोर्थ पेरेंजियल पाउच फेल हो जाती है टू डेवलप, लीडिंग टू हाइपोपैराथायराइडिज्म। क्योंकि थर्ड फोर्थ पाउच से तो पैराथायराइड ग्लैंड आते हैं। वैसे डिजार सिंड्रोम के बच्चों में कौन कौन से सिम्टम होंगे? एनीवन? इसको हम KH22 कहते हैं क्योंकि इट इज द क्रोमोसोम 22 डिफेक्ट। C स्टैंड फॉर दीज बेबीज हैव क्लेफ्ट पैलेट। इन बच्चों में क्लेफ्ट पैलेट होता है। A स्टैंड फॉर एबनॉर्मल फेसेस। देयर विल बी एबनॉर्मल फेसेस, ठीक है। T स्टैंड फॉर थाइमिक एप्लेजिया, थाइमस एप्लेजिया। वाई? थाइमस इज फॉर्म फ्रॉम विच पाउच? थर्ड पाउच। अभी बताए हैं। हाउ मेनी पैराथायराइड वी हैव? 4। जो ऊपर 2 है सुपीरियर, वो कहाँ से आता है? फोर्थ पाउच से। जो नीचे 2 है वो थर्ड से। लेकिन इंफीरियर पैराथायराइड के साथ थर्ड से और कौन सी चीज आती है? थाइमस। तो थाइमस किस चीज के लिए है? टी सेल मैच्योरेशन। तो इन बच्चों में रिकरेंट इन्फेक्शन भी होते हैं। डिजार सिंड्रोम में टी सेल मैच्योरेशन नहीं होगी। फिर यहाँ पे C स्टैंड फॉर कार्डियक डिफेक्ट्स। इन बच्चों में कार्डियक डिफेक्ट ASD और VSD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, आइदर वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। और पैराथायराइड ग्लैंड नहीं होंगे। जब पैराथायराइड ग्लैंड नहीं होगा, PTH नहीं होगा, तो कैल्शियम क्या होगा? कम। देयर विल बी हाइपोकैल्सीमिया। तो भाई डिजार सिंड्रोम का क्वेश्चन भी बहुत कॉमन आता है कि डिजार सिंड्रोम में वो आप लोगों से ये T सेल डिफेक्ट है कि ये B सेल डिफेक्ट? ये T सेल प्रॉब्लम है और इससे बच्चे की इम्यून सिस्टम क्या होगी? वीक। इट इज कॉल्ड T सेल इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इसको क्या कहते हैं? T सेल इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इसके अंदर T सेल का इशू है जिसकी वजह से ओवरऑल इम्यूनिटी क्या हो गई है? वीक हो गई है। So, अगर a baby brought by their parents with a history of recurrent infection leading to muscular spasm, हाँ जी, इसमें टेटनी होगी क्या? नहीं, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया है। सो ऐसे बच्चे जो पेरेंट्स लेके आते हैं विद मस्कुलर स्पाज्म फॉलोड बाय व्हाट? आंसर इज रिकरेंट इन्फेक्शन। थिंक अबाउट डिजार सिंड्रोम। ये क्या होता है? डिजार सिंड्रोम। ठीक, 22 क्रोमोसोम पे इसका डिफेक्ट होता है, इसलिए उसको हम KH22 कहते हैं। क्लियर है? सो डिजार सिंड्रोम इज द काज ऑफ हाइपोपैराथायराइडिज्म। और कभी कभार बहुत कम केसेस में अगर पैराथायराइड ग्लैंड को प्रोलॉन्ग इस्कीमिया हो जाए, प्रोलॉन्ग्ड इस्कीमिया हो जाए, इसका मतलब ये है प्रोलॉन्ग इस्कीमिया। और यहाँ पे लिखे सर्जरी। अब इधर देख, इस सर्जरी और इसमें फर्क है। ये क्या है? ये तो हमने सर्जरी किसकी करनी थी? थायराइड ग्लैंड की, और उसमें हमने गलती से इसको रिमूव किया। इसको एक्सीडेंटल रिमूवल कहते हैं। अगर पैराथायराइड का किसी को कार्सिनोमा है तो उसका हल क्या है? पैराथायराइड को ही रिमूव करना, उसको सर्जरी कहते हैं। सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पैराथायराइड इटसेल्फ। तो अगर किसी का PTH नहीं है या कैल्शियम कम है, उससे हमें ये पूछना चाहिए कि आपने पहले कोई यहाँ पे ऑपरेशन की है कि नहीं। तो वो ऑपरेशन थायराइड का भी हो सकता है और वो ऑपरेशन पैराथायराइड का भी हो सकता है। थायराइड में एक्सीडेंटली रिमूव होता है, पैराथायराइड में तो हम उस ग्लैंड को ही रिमूव करते हैं। एक और क्वेश्चन CPSC वाले पूछते हैं, पेशेंट की थायराइडेक्टोमी हो रही है, सर्जन ने पोस्टीरियर कैप्सूल को रिजर्व किया, किस चीज की? थायराइड की।
थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर पार्ट को रिजर्व करना, इनडायरेक्टली किस ग्लैंड को रिजर्व करना है, पैराथायराइड को। सो व्हेनेवर अ सर्जन डू थायराइडेक्टोमी एंड दे रिजर्व द बैक पार्ट ऑफ थायराइड, इनडायरेक्टली दे आर ट्राइंग टू सेव द पैराथायराइड ग्लैंड। क्लियर है। तो ये जनाब डिजार सिंड्रोम, इसके साथ इसमें भी टेटनी आएगी, हाइपो मस्कुलर स्पाज्म विद रिकरेंट इन्फेक्शन इन अ चिल्ड्रन दैट इज टी सेल इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर व्हिच इज कॉल्ड डिजार सिंड्रोम। क्लियर है। So this all about from this lecture, it is a high yield. Inshallah next we will come in the coming lectures. ठीक है।